बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर देखें तो रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और नाइट क्रिकेट की भरमार नज़र आ रही है। अगर कराची में बात करें तो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है नाइट क्रिकेट का मेला सजा हुआ है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हम देखते हैं इन एक्शन होते हुए दिखाई देते हैं और जिन मैचेस जहाँ पर भी मैचेस खेले जा रहे हैं वहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो है इन मैचेस को देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 14 अप्रैल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 और वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स को जो रेस्ट दिया गया था, आया कि सिलेक्शन कमेटी जो टीम का ऐलान करती है उनमें वो खिलाड़ी शामिल होते हैं या नहीं। इन सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अनीसुर रहमान साहब। काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं, रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं। अनीसुर रहमान साहब, पाकिस्तान में हम देखते हैं एक कल्चर सा हो गया है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि कराची और उसके साथ साथ अब देखते हैं दीगर शहरों के अंदर भी पाकिस्तान की जो है अब नाइट क्रिकेट का मेला सजता दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं तमाम ही इंटरनेशनल क्रिकेटर किसी न किसी टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। कितना अच्छा होता है ये शायकीन क्रिकेट के लिए कि अपने हीरोज़ को अपने सामने देख रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन मुझे यहाँ दावत देने का। और जहाँ तक आपने बात की है क्रिकेट की और ख़ास तौर पर रमज़ान क्रिकेट की और शायकीन के लिए क्रिकेट की, तो कराची को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ से T20 क्रिकेट, रमज़ान की T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1978 था, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड जो ईदगाह के नाम से मशहूर था, वहाँ ये क्रिकेट शुरू हुई थी और उस वक्त से लेकर अब तक ये क्रिकेट बाकायदगी के साथ मुनक़िद होती है। और इसका लेवल इस हद तक चला गया है कि यहाँ जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं T20, चूँकि क्रिकेट होती है रमज़ान में मुख्तसर दौरानिए की होती है और किसी ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी T20, लेकिन इसका लेवल इस लेवल पर चला गया है कि यहाँ परफॉर्म करने वाला बड़ी टीमों में जगह बनाता है। और ख़ास तौर पर अब जब PSL होने लगी है तो कई प्लेयर यहाँ की क्रिकेट की वजह से वो PSL की टीमों में आए और फिर उन्होंने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ कराची में ही ये रमज़ान की क्रिकेट ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल हमने देखा कि लाहौर ने भी एक स्टेप लिया और वहाँ पहली मरतबा रमज़ान क्रिकेट इस साल मुनक़िद हुई है और तवक्को यही है कि आइंदा भी जो है लाहौर और दीगर शहरों में। अच्छा अनीस साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं आप कि क्रिकेट का आगाज़ कराची से हुआ, लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे कबल जब ऐसे मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तय होते नज़र नहीं आए, हमने देखा कि इस दौरान रमज़ान क्रिकेट पे भी बड़ा असर हुआ इस चीज़ का। अब गो के टूर्नामेंट्स अब कम हो गए, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इजाज़त सी दे देनी चाहिए थी, उस पर पाबंदियाँ तो शायद मैं नहीं समझता कि इस दौरान लगानी चाहिए थी रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और बड़ी अच्छी चीज़ याद दिलाई आपने। ये 2-3 साल पहले की बात है कि इस तरह की सूरत हाल हुई थी और इतने ज़्यादा पैसे रख दिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC के लिए कि मुश्किल हो गई थी टूर्नामेंट कराने वालों के लिए, क्योंकि उसके अखराजात ही पूरा करना मुश्किल हो जाता था। फिर उसके बाद अगर क्रिकेट बोर्ड को 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए दिए जाएँ सिर्फ NOC हासिल करने के लिए, उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी कि जी अगर आपने सिर्फ टूर्नामेंट कराना PCB की इजाज़त से कि उनके जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो खेलें तो 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और अगर मैच टेलीवाइज हो रहा है लाइव तो उसके लिए अलग से आपको इससे कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में क्रिकेट की और उनको ये चाहिए कि अगर वो क्रिकेट नुकसानदेह नहीं है प्लेयर्स के लिए तो उन्हें इजाज़त देनी चाहिए थी और जो उन्होंने अल्टीमेटली दे दी है। अच्छा, अल्टीमेटली दे दिए, लेकिन अनीस साहब थोड़ा सा एक फ़ायदा आप नहीं समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट को होता है अगर PSL के मैचेस देखने जाते हैं वो टिकट लेकर, कोई भी मैचेस होते हैं वो टिकट लेकर देखते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में खिलाड़ियों को अपने जो हीरोज़ होते हैं उनको अपने सामने देखता हुआ नज़र आता है, उनके साथ सेल्फियाँ मनाते हुए नज़र आते थे शायकीन क्रिकेट, उसमें कमी हो गई एक। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और शायकीन क्रिकेट ज़ाहिर है कि उनके पास कोई तफरीह के मौक़े नहीं है और रमज़ान क्रिकेट ज़्यादातर अब नाइट क्रिकेट हो रही है तो लोग जो है रोज़ा अफ्तार करने के बाद और तरावी वगैरह पढ़ने के बाद इन मैचों को देखने के लिए जाते हैं और उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका होता है। अगर स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाएंगे एक तो उन्हें टिकट लेना पड़ेगा और जो कि खासे महंगे, अब सुना है कि कुछ कीमत कम की है आइंदा आने वाले मैचों में जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। और दूसरी बात ये कि इतना आसान नहीं था कि प्लेयर के साथ वो सेल्फीज़ बना लें या उनको करीब से देख लें, दूर से ही देखना पड़ता था। स्टेडियम में तो वैसे ही
बड़ा मुश्किल होता है, प्लेयर्स को जो है पहचानना भी मुश्किल होता है। तो ये बात सही है कि जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं उनमें ज़्यादा मौक़े हैं प्लेयर्स के साथ जो है तस्वीरें वगैरह या सेल्फीज़ बनवाने के। अच्छा नहीं सब बड़े क्रिकेटर्स कराची क्या पूरे पाकिस्तान के हम देखते हैं कि निकल कर रमज़ानुल मुबारक में सामने बहुत सा टैलेंट भी नज़र आ रहा होता है जो शायद पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज पिक भी कर रही होती है। तो ऐसे क्रिकेट का फ़ायदा कराची में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया। 3 से 4 लड़के ऐसे अगर हम बात कर लें, उस साइम अय्यूब की बात करें, वो भी इसी रमज़ान की प्रोडक्ट नज़र आते हैं। फिर लास्ट टाइम जिसने अभी उस्मान ने सेंचुरी स्कोर की वो भी रमज़ान की क्रिकेट की पैदावार नज़र आते हैं। तो समझते हैं कि इस तरह तो रमज़ान मुबारक में अगर क्रिकेट होती है तो बहुत से प्लेयर्स मज़ीद निकल कर आ रहे होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जो कराची की क्रिकेट है रमज़ानुल मुबारक की, उसको अगर मैं एक और तरीके से बयान करूं कि जितनी क्रिकेट पूरे साल में पाकिस्तान में होती है उससे कहीं ज़्यादा क्रिकेट जो है वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में कराची में होती है। तो ये ज़ाहिर है कि जब इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा तादाद में क्रिकेट होती है और टीमों के लिए प्लेयर्स जो हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं, लाहौर से आते हैं, पंजाब के दीगर शहरों से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो जाहिर है कि लेवल जो है प्लेयर्स का वो भी अप होता है, और फिर उसमें जो परफॉर्म करता है, जिस प्रेशर में परफॉर्म करता है, तो जाहिर है कि फिर उसकी टीम जो है दूसरी टीम जो है वो उसको पिक करती है। और अब तो PSL आ गया है, टीमें उसमें पिक करती हैं। जैसे उस्मान का उसने खुद बताया कि मैं रमज़ान क्रिकेट की पैदावार हूँ, यहाँ मैंने परफॉर्मेंस दी तो मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया था और मैं पहला टूर्नामेंट खेला। गो के उसमें इतने कामयाब नहीं रहे थे और फिर थोड़ा सा मायूस होकर वो मुल्क से बाहर चले गए थे, लेकिन जब वापस आए वो और उन्होंने वो मैच खेला और उन्होंने सबको हैरान किया अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल सबको हैरान किया। दूसरी तरफ अभी लास्ट कल नया नाज़ाबाद पे इवेंट अख्ताम पजीर हुआ है, क्रिकेट का मेला ख़त्म हुआ है, एक दूसरे इवेंट दोबारा स्टार्ट होंगे क्रिकेट का। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर्स खेल रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि फ़हाद इकबाल एक लड़का था, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने। सुल्तान जहाँज़ेब लड़का है उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। यानी कि सेलेक्टर्स की नज़र शायद ना पड़े लेकिन फ्रेंचाइज की ऑनर्स की नज़र वहाँ तक पहुँच रही ज़रूर है। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, सेलेक्टर्स तो शायद देखते होंगे, यकीनन इसको भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उस तवातर के साथ नहीं फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन आपने सही PSL की निशानदेही की है कि जो टीमें PSL में खेलती हैं वो एक आध प्लेयर अगर नज़र आ जाए किसी को तो वो यकीनी तौर पर उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं और अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल, उसको उसामा ग्रूम मीर हैं, मीर हमज़ा हैं, ये सारे इसी की पैदावार नज़र आते हैं सब। जी हाँ, सारे ही हैं। और इन टीमों में रखने का मकसद ही यही है कि उसे एक ड्रेसिंग रूम शेयर करने से कुछ तजर्बात हासिल हों और उसके बाद फिर वो जो है आगे चलकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। अच्छा, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। थोड़ी सी बात इसी में हम कर लें रमज़ानुल मुबारक में कि हम देखते हैं टेप बॉल का मेला भी बड़ा सस्ता दिखाई देता है। उसमें बड़े अब हम देखते हैं कि चार्म आ गया है, बहुत से पैसे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे टेप बॉल के हवाले से? तो देखें, इस पर मेरी राय ज़रा सी थोड़ी सी डिफरेंट है और लोग इसको जो है वो दूसरी नज़र से देखते हैं। बहरहाल क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो कहना तो यही चाहिए, गो के फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन असल क्रिकेट तो बहरहाल 3 डे 4 डे 5 डे क्रिकेट ही है और बेसिक्स उसी में होती हैं। लेकिन टेप बॉल क्रिकेट जिस ज़माने में T20 रमज़ान मुबारक की स्टार्ट हुई थी उससे भी पहले से टेप बॉल क्रिकेट खेली जा रही है। गो के उस ज़माने में टेनिस बॉल से खेली जाती थी, फिर टेप का एक सिलसिला आया और जब पहली मरतबा टेप का सिलसिला आया और मेरे सामने ख़ास तौर पर जब लोगों ने कहा कि हम टेप चढ़ा के खेलेंगे तो हम हैरान हुए कि टेप चढ़ा के किस तरह क्रिकेट खेली जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई, उसमें फिंगर स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, नदीम मूसा, कॉड्राय नाम, ये 2-3 नाम थे ऐसे जो बहुत ज़बरदस्त थे और वो अपनी फिंगर की मदद से गेंद को इतना मूव कराते थे कि बैट्समैन को जज ही करना मुश्किल होता था कि ये लेग ब्रेक हो रही है या ऑफ ब्रेक हो रही है। तो उससे जो है सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा था। लेकिन मैं टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से ये कहूँ, और अभी जैसे तैमूर मिर्ज़ा का नाम है, ज़हीर कालिया का नाम बड़ा मशहूर है टेप बॉल क्रिकेट जी हाँ, और इतने आगे चले गए लोग कि वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है उसमें इन लोगों को शामिल करना चाहिए। टेप बॉल क्रिकेट बड़ा डिफरेंट क्रिकेट है टेप बॉल और डिफरेंट है। बस इसको मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि जिस क्रिकेट में स्पिनर का किरदार ना हो तो उस क्रिकेट में जो है अपने कदमों का इस्तेमाल करने का किरदार भी नहीं होगा। सिर्फ हिटिंग करनी है और क्रॉस हिटिंग करनी है, तो उसमें चूँकि बॉलर तेज़ बॉल कर रहे होते हैं तो हिट लग भी जाती है बड़ी ज़ोरदार। लेकिन जब तक फुटवर्क इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक स्पिनर्स नहीं होंगे,
तो तब तक एक अच्छा प्लेयर निकलना जो है तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। स्पिनर्स की बात कर दी आपने अनीस रहमान साहब, तो थोड़ी सी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात कर लेते हैं स्पिनर्स की। हमने देखा कि माजी में बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर्स हमारे पास आए, लेकिन अब हमारे पास एक फुकदान सा शायद हो गया है। सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक के बाद हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर निकल कर सामने नहीं आया। अंडर 19 के कासिम अकरम कुछ मुतासर करने में कामयाब हुए सेलेक्टर्स को भी, लेकिन शायद वो पस पर्दा फिर चले गए। क्या कहेंगे कासिम अकरम के हवाले से? कासिम अकरम के हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपने जो स्पिनर्स की बात की और ख़ास तौर पर ऑफ स्पिनर की बात की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और क्यों ऐसा हुआ, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी क्यों ऐसा हुआ कि क्योंकि आप वसी तजुर्बा रखते हैं अनीस रहमान साहब, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजूहत थी कि ऑफ स्पिनर हमारे पास फुकदान ये रहा। हालांकि माजी में हम देख ले तो दोनों ही स्पिनर्स ने काफ़ी आउट किए हमारे पास, सकलैन और सईद अजमल। जी हाँ, ऑफ स्पिनर की बात जहाँ तक उस पर मैं बात करूँ तो वो ये है कि ऑफ स्पिनर जो है जब से मुरलीधरन क्रिकेट की दुनिया में आए तो वो एक नेचुरल अंदाज था उनका गेंद करने का। तो वो हाथ थोड़ा सा उनका बैंड भी होता था और उस पर इतराज़ात भी आए। डेविड कॉन्स्टेंट ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी नो बॉल भी दी थी एक टेस्ट मैच में, तो उसके बाद ये झगड़ा चला और फिर उसके बाद फिर वो 15 डिग्री वाला मामला आया। तो मुरलीधरन को देख के इंटरनेशनल क्रिकेट के जितने भी स्पिनर्स थे जो नए नए वारिद हुए थे क्रिकेट में, उन्होंने भी उसी तरह गेंद करने की कोशिश की। अब मुरलीधरन तो नेचुरल थे, वो जो है सरवाइव कर गए और उन्होंने 800 से ज़्यादा विकेटें भी टेस्ट मैच में हासिल की। एक आध दफ़ा उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो नए लोग आए वो उस 15 डिग्री को न संभाल सके और फिर उसके बाद फिर ये मसाइल हुए। और पाकिस्तान में भी ये स्पिनर्स के साथ ही मसला हुआ, सईद अजमल के साथ बाद में हुआ। सकलैन मुश्ताक तो उस दौर में खेल चुके थे और उनका कोई इतना मसला भी नहीं था 15 डिग्री वाला, लेकिन बाद में जो स्पिनर्स आए वो इसी वजह से जो है वो आगे इतना नहीं बढ़ सके और तकरीबन सभी मुतासर नजर आए मुरलीधरन से और उसी अंदाज में गेंद दूसरा करने की ज़्यादा कोशिश करते थे, ऑफ ब्रेक करने की कोशिश कम करते थे। ये बुनियादी वजह थी। कासिम अकरम के हवाले से क्या कहेंगे? एक लड़का निकल कर सामने आया, लेकिन शायद सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट में उस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दी अब तक। जी हाँ, उनको अंडर 19 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, कप्तान थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के। और उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बॉलिंग से ज़्यादा अपनी बैटिंग पर तवज्जो दी। शायद ये वजह थी कि उनको इतने ज़्यादा मौके नहीं मिले। अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ये कि अगर आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं तो फिर आपको अपनी बॉलिंग से ज़्यादा मुतासर करना होता है। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह थी। बड़ा नेमल बदल करार दिया गया मोहम्मद हफीज़ का कासिम अकरम के वक्त से पहले उन्हें ये मनसब सौंपा जा रहा था। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप कोई भी प्लेयर आता है, आप फ़ौरन उसको, जब बासित अली आए थे तो लोग कहने लगे कि जावेद मियादाद का नेमल बदल है, और फिर बाकी जो भी प्लेयर्स आए हैं, साइम अय्यूब के हवाले से बात कर रहे हैं, सबने कहा कि सईद अनवर का नेमल बदल आ रहा है। इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि किसी को किसी प्लेयर से मिलाना चाहिए। हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है और टाइम मिलेगा, ग्रूम करेगा प्लेयर, तब जाके वो बनेगा प्लेयर। अगर आप पहले से उसको कह दें कि जी ये जो मोहम्मद हफीज़ हो गया है या ये जावेद मियादाद हो गया है, तो ये प्लेयर्स जो हैं वो मतलब सेंचुरीज़ में बनते हैं। बिल्कुल सेंचुरीज में बनते हैं। अनीस साहब, थोड़ी सी बात हम इस पे कर लें, अगर टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट प्लेयर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर हम देखें तो 5 डे क्रिकेट के लिए हमारे पास फास्ट बॉलिंग का शोबा है। ऐसा नहीं है कि वो 5 डे क्रिकेट के लिए रिवाइव कर सके, अगर सिवाय शाहिन शाह आफरीदी, वो भी जिस तरह माजी में अनफिट रहे हैं। मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि ऐसा कि पाकिस्तान के पास कोई ग्रूम ऐसा नज़र आ रहा है फास्ट बॉलिंग का जो 5 डे क्रिकेट के लिए मौजू हो? देखिए, 5 डे क्रिकेट खेलने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका वर्कलोड जो है ना उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि 5 दिन क्रिकेट खेलने का मतलब ये है कि अगर 2 दिन मुसलसल आपको फील्डिंग करनी है तो हर दिन आपको 20 से 25 ओवर्स करना लाजमी है, जो कि फास्ट बॉलर किया करते हैं। तो जब वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा कि आपको उसी सीरीज़ के अंदर टेस्ट मैच भी खेलने हैं 3, और उसी सीरीज़ के अंदर 5 वनडे भी खेलने हैं, और फिर 3 से 5 T20 भी खेलने हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। और शाहिन आफरीदी के अनफिट होने की बुनियादी वजह यही है कि वो टू मच क्रिकेट, इससे पहले इरफान आए थे, मोहम्मद इरफान, उनको भी लगातार क्रिकेट खिलाई गई और सारी क्रिकेट खिलाई गई। अब आप देख लें कि इंग्लैंड ने क्या किया है, उनके जो 2 मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये लोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 5 डे क्रिकेट अब नॉर्मली प्लेयर्स खेलना भी नहीं चाहते, थोड़ी सी मेहनत भी उन्होंने कम कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब 4 ओवर्स करके जो है मैं एक मैच खेल
मैच जाता विनर हूँ, भी बन मैच जाता विनर भी हूँ बन और जाता उसके हूँ, साथ पैसे भी पूरे मिलते हैं मुझे, और पब्लिसिटी अलग हो रही होती है। नाम भी पूरा होता है, तो फिर वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता। और ज़्यादातर ने, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी बहुत जल्दी कर दिया कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट या T20 क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल अब कैसा देखते हैं पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि अगर हम देखें T20 के लिए हमारे पास बहुत लंबी स्टैंड है फास्ट बॉलिंग की, लेकिन हम अगर टेस्ट मैचेस में चले जाएं तो हमारे पास शायद ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि 5 डे क्रिकेट के लिए कोई बॉलर ऐसा मौजू नज़र आए। माजी में हमने देखा कि अब्बास बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, उन्हें भी शायद किसी न किसी वजह की बुनियाद पर जो है टीम से बाहर कर दिया गया, दोबारा वो टीम में शामिल हुए नहीं। क्या कहेंगे अब्बास के हवाले से भी? जी, मोहम्मद अब्बास बड़े अच्छे बॉलर थे, पेस नहीं था उनके पास, लेकिन ये कि एक्यूरेट थे। और मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्यों अब टीम से बाहर किया गया है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि नौजवान फास्ट बॉलर क्या आ जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के पास, यकीनन आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह से तलाश किया जाए। तलाश किए जाने से मेरी मुराद ये है कि आप जब किसी को भी लंबी क्रिकेट खिलाते हैं, 3 डे 4 डे या 5 डे क्रिकेट खिलाते हैं, तो उसकी ग्रूमिंग भी फिर वैसे ही करते हैं। फिज़िकली भी उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि 20 से 25 ओवर अगर एक दिन में करे, और कम से कम 2 दिन तक इस तरह की बॉलिंग करने का स्टेमिना उसमें होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उमूमन 2 दिन टीमें बैटिंग करती हैं और फिर फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ उस फास्ट बॉलर को गेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसका फिट होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसमें कम से कम ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो 25 ओवर्स कर सके। अगर आप जहन बना के ये आते हैं कि आपने T20 खेलनी है या 1 डे ही खेलना है, और आपको 4 ओवर करने हैं या 10 ओवर करने हैं, तो फिर टेस्ट क्रिकेट की तरफ आप मेरा ख्याल है नहीं जा सकेंगे। और एक हमारी बुनियादी कमज़ोरी है कि कोई अच्छा बॉलर हमें मिल जाता है, वो यंग होता है, ज़ाहिर है कि उस वक्त उसमें जान होती है, तो हम उसको तीनों तर्ज की क्रिकेट और तवातुर के साथ खिलाए जाते हैं। फिर बीच में वो जो ये वाली क्रिकेट आ जाती है, फेस्टिवल क्रिकेट आ जाती है, वो भी खेल रहा होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी सारी खेल रहा होता है, उसमें भी खासा प्रेशर अब तो होता है। दुनिया भर में क्रिकेट लीग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, और ये क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि 2 से ज़्यादा लीग की जो है परमिशन नहीं देंगे। तो अब आप 2 अगर बाहर की लीग की परमिशन दे रहे हैं और एक उसने अपने मुल्क में खेलनी है, तो फिर तो क्या बचेगा फास्ट बॉलर के पास? बिल्कुल, फास्ट बॉलर के पास क्या बचेगा। लेकिन मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आप बेसिकली कमेंट्री भी करते हैं, बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं यकीनन किसी भी फास्ट बॉलर पर। नौजवान फास्ट बॉलर अभी निकल कर हमारे पास आया है एहसान उल्लाह, उस हवाले से क्या कहेंगे एहसान उल्लाह के? नहीं, एहसान उल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि अभी आप फिज़िकल देखिए उसको, फिज़िकल दुबला पतला स्लिम सा नज़र आ रहा है। जो फास्ट बॉलर हैं, जब किसी से भी बात करें, ख़ास तौर पर आकिब जावेद को मैंने सुना है कि जब भी उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि टांगों में जान होनी चाहिए, फास्ट बॉलर के टांगों में जान होनी चाहिए, क्योंकि नज़र ये आता है बज़ाहिर कि वो हाथ या कंधे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जब तक टांगों में जान नहीं होगी आप फास्ट बॉलर और लंबी क्रिकेट के फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। तो नौजवानों को फिट होना बहुत ज़रूरी है। और एहसानुल्लाह का भी यही है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट अभी नहीं खेली उन्होंने, लेकिन जब वो आएंगे और उन्हें टेस्ट मैच भी खिला देते हैं या 1 डे क्रिकेट भी खिला देते हैं, अभी तो 4 ओवर्स उन्होंने करने होते हैं, तो 2 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पेल में करने होते हैं, तो पूरी ताकत से जो ओवर करने हैं वो 2 ही करने हैं। लेकिन टेस्ट मैच में पूरी ताकत से कम 6 से 8 ओवर का स्पेल करना होता है। अच्छा अली साहब, बड़ा लंबा भी गैप है थोड़ा सा टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के, तो उससे पहले हमें वनडे भी खेलने हैं, T20 भी खेलनी है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, एशिया कप भी खेलना है। तो इस दौरान आप समझिए जो हमारे पास लंबा फास्ट बॉलिंग का शोबा नज़र आ रहा है, उसमें सेलेक्टर्स को गाए बेगाए मुख्तलिफ खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए चांस, तो खैर इस सीरीज़ में भी दिया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें मेरा भी बुनियादी इख्तलाफ था और बाद में ये चीज़ सामने भी आई कि आप टोटल टीम नहीं तब्दील कर सकते। टोटल टीम से मुराद है कि आपने 5 मेन खिलाड़ी अपनी टीम से जो है वो आराम दे दिए या निकाल दिए या जो भी कहें आप, एक आध एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए था। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस स्क्वाड में एक निस्बतन एक्सपीरियंस प्लेयर था। बिल्कुल, इसकी मिसाल सामने है अनीस साहब है कि लास्ट T20 मैच में इफ्तिखार ने 31 रन स्कोर किए, गो के उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई थी पाकिस्तान की, लेकिन उस वक्त जो इन्होंने बैटिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उसको जूनियर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था और यही बेनिफिट एक अच्छा मुकाम टोटल पे ले जाने में कामयाब। जी हाँ, जब टीम अनाउंस हुई थी तो मेरा ये कहना था या मेरा ये ख्याल था, मेरी ये राय थी कि जो है शान मसूद को जो है टीम में उनकी जगह नहीं बनती, इस टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन बाद में जब जिस तरह से प्लेयर्स फेल हुए तो मैं ये समझ रहा था कि उन्हें आखिरी मैच में एटलीस्ट मौका दे दिया जाएगा ताकि एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बीच में आ जाए और प्लेयर्स जो है उनके साथ जेल करें और फिर शायद। बिल्कुल रहमान साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद भी जारी रखेंगे और भी मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो पर मौजूद होंगे।
बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और नाइट क्रिकेट के हवाले से, कराची में जो रौनकें लगी हुई इस हवाले से, तो थोड़ी सी बात हम कर लें। इस वक्त नया नाज़ाबाद क्रिकेट ग्राउंड में कल रमज़ान बैंकर्स क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। DG रेंजर्स सिंध मेहमान खुसूसी थे इस तकरीब के। आखिरी मैच जो फाइनल मैच खेला गया उसके हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। ये है जहाज़ेब सुल्तान। नया नाज़ाबाद बैंकर्स कप रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल AZ रियल एस्टेट इस्लामाबाद ने अटक स्पोर्ट्स कराची को 5 विकेटों से हराकर जीत लिया। नया नाज़ाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बरकी कुमकुमों की रोशनी में खेले गए फाइनल में अटक स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। जहाज़ेब सुल्तान ने 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 64 रन की जाराना इनिंग खेली। जिशान मलिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में AZ रियल एस्टेट इस्लामाबाद ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर उवैस जिया ने 54 गेंदों पर 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। जिशान मलिक ने 31 और अली इमरान ने 30 रन स्कोर किए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास थे, जबकि दीगर मेहमानों में चेयरमैन नया नाज़ाबाद आरिफ हबीब, सदर बैंक अल-फलाह आतिफ असलम बाजवा, सदर सिंध बैंक इमरान समद, मारूफ अदाकार फहाद मुस्तफ़ा समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। फादर टीम को ट्रॉफी और 12 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई, जबकि रनर अप टीम 6 लाख रुपए और ट्रॉफी की हकदार बनी। उवैस जिया फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कैमरामैन आतिफ के साथ शहजादा मोइन, विनस TV, कराची। पैकेज आपने देखा। अब थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरह मैं कह रहा था कि स्टूडियो में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इस वक्त मोहम्मद अकरम रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और दीगर जो है एसोसिएशन हैं उसको भी देख रहे होते हैं, उसके भी सेक्रेटरी हैं। मास रेसलिंग के उस पर भी बात करेंगे, मास रेसलिंग के हवाले से भी। और कराची में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर अच्छे और बड़े क्रिकेटर के साथ इंटरव्यू लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रेहान साहब, वेलकम टू शो। क्या कहेंगे, क्योंकि रमज़ानों में क्रिकेट का मेला सा लगा हुआ है, कैसा देख रहे हैं? बड़े कवर करते नज़र आ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया शहजादा भाई। यकीनन जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अमूमन आप अक्सर औक़ात क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ज़्यादा शुरू रहती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ स्ट्रीट क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह नया नाज़ाबाद के अंदर एक बैंकर्स की एक पूरा टूर्नामेंट हुआ और हर जगह माशाल्लाह टैलेंट दिखाई देता है। तो हमारा काम ही बेसिकली जो है वो टैलेंट को निखारना है और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर कर सकें। तो बस हमारी यही कोशिश है कि अभी लास्ट वीक के अंदर भी एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है पाक कॉलोनी के अंदर। इसके साथ साथ नाज़िमाबाद के अंदर मुख्तलिफ इवेंट हो रहे हैं जिनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके फाइनल तकरीबन 10 दिन के अंदर और हैं, क्योंकि इसके अंदर 18 कुछ इवेंट के अंदर 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ के अंदर 100 से ज़ायद टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो नॉकआउट बेस पर भी हैं और लीग बेस पर भी इनके इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट क्रिकेट की बात की तो अनीस साहब से भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अनीस साहब, बड़ी ज़बरदस्त है आजकल हम देख रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई हुई है, पुल के नीचे जो है इंडिया में बाकायदा तौर पर क्रिकेट हो रही है, दीगर गेम्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी वाह होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स की सतह पर लोग जो है उनको ये कह रहे हैं कि जितने भी पुल्स हैं उसके नीचे ऐसी चीज़ें वरीना बनाया जाए जहाँ पर जो है खिलाड़ी खेलने के मौके मैसर हो, क्योंकि गो के हम बात करें कि कराची में ग्राउंड्स बहुत कम है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। जब मैंने भी पहली दफ़ा देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है, इंडोर किस्म की चीज़ बन जाएगी और उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है कि वहाँ जो है खाना बदोश मौजूद हो और पार्किंग मौजूद हो। जो हमला, हाँ जी, जो हमला शहर पर किया गया है और जो है मांगने वाले इतने नज़र आते हैं, तो ये भी ज़ाहिर है कि कम हो जाएगी। तो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर एक मजबूत तरीके से काम होगा तो यकीनन बिल्कुल मजबूत तरीके से काम होगा। तो इस पर रेहान, जिस तरह बात कर रहे थे स्ट्रीट क्रिकेट के हवाले से, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा होती नज़र आती है रमज़ानुल मुबारक में, जहाँ देखें वहाँ नज़र आ रही होती है। क्या गलियों से हमें टैलेंट नज़र आ जाएगा? सर, अगर आप बात करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उन्होंने अपना जो शुरुआत है, जो अपना कैरियर स्टार्ट किया वो स्ट्रीट क्रिकेट से ही किया। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो माशाल्लाह आज भी आपको दिखाई देंगे, जो आने वाले वक्त के बेहतरीन शाहिद अफरीदी हैं, बहुत आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं नाज़िमाबाद के अंदर एक इवेंट देख रहा था और माशाल्लाह फास्ट बॉलर जब मैंने वहाँ पर देखे तो
यकीनन उनको अगर मौके मिले तो वो पाकिस्तान का नाम बहुत ज़बरदस्त रोशन करेंगे। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है अनीस साहब, तो हम भी जिक्र कर रहे थे वक्फे से पहले, खासकर फास्ट बॉलर के हवाले से, 5 डे क्रिकेट के हवाले से, नौजवान क्रिकेटर्स की जिस तरह मौके मैसर हुए, PSL में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मौका फराम किया गया। समझ रहे हैं कि अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि थोड़ा सी जल्दबाजी का मुजाहरा सिलेक्शन कमेटी ने कर दिया, तमाम लड़कों को चांस देते हुए नज़र आए। गो के 2 से 3 सीनियर्स प्लेयर्स अगर उसमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौका उन्हें दे दिया जाता तो शायद ये रिज़ल्ट नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि पहली देखा अफ़गान टीम जो है हमसे सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुई। न्यूजीलैंड की गो के कमज़ोर टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, क्या समझते हैं इसी टीम सिलेक्शन कमेटी इसी टीम पर जाएगी, या जो 5 लड़कों को इन्होंने मौका आराम का दिया था उनमें से 2 से 3 खिलाड़ी को वापस टीम में आते हुए देख रहे हैं? मैं तो सबको वापस आते हुए देख रहा हूँ और इनको मौका भी दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं समझता कि जल्दी की, हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा सा उन्होंने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया। 1 या 2 सीनियर प्लेयर्स जो है वो टीम के साथ ख़ास तौर पर बैटिंग में होने चाहिए थे। चले फास्ट बॉलर्स को आपने आजमाया, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन इसको अगर सही तरीके से मैनेज किया जाता तो यकीनन ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस सीरीज़ में मैं समझता हूँ कि जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन ये कह देना कि वही टीम बरकरार रहेगी, ये मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि तमाम के तमाम मौका देने की बात हो रही है। आज़म खान दुनिया भर की लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म, टीम जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेली गई उसमें मौका फराम किया गया तो शायद वो पाकिस्तानी सेलेक्टर को मुतासिर नहीं कर सके। क्या कहेंगे आज़म खान के हवाले से? देखें, आज़म खान की परफॉर्मेंस सबके सामने है। उनके ऊपर जो एक इतराज़ किया जाता है और कहना यही था उनकी जानिब से भी कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और ये लेकिन जब परफॉर्मेंस सामने आई, ख़ास तौर पर बैटिंग में, तो चलो कोई भी प्लेयर जो है वो जल्दी आउट हो सकता है, एक गेंद पर भी हो सकता है और अंडर 10 भी आउट हो सकता है और होते रहे हैं प्लेयर्स आउट। लेकिन एक्चुअल जो पूरा पैकेज है, यानी जब वो एज ए विकेट कीपर खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये ज़्यादा काउंट करती है। तो उस चीज़ को अगर वो बेहतर करेंगे तो उनको मौका मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्तक़बिल करीब में उनकी जगह बनती है। अच्छा, जगह बनती है। जिस तरह पाकिस्तान ने एक तजुर्बा किया T20 के लिए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ है, नौजवान खिलाड़ियों को चांस देकर, वनडे सीरीज़ भी है, T20 सीरीज़ भी है हमारी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है, तो समझ रहे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग टीमें अगर तश्कील दे दी जाएँ, अलग अलग कप्तान, अगर इस यहाँ पर भी एक तजुर्बा हम कर लें, शादाब को कप्तान बरकरार रखें T20 के लिए, बाबर आजम वनडे की कप्तानी करते नज़र आए, तो ये शायद सेलेक्टर ऐसे करते नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, एक नाम और भूल रहे हैं आप जो रनिंग में है, शाहीन आफरीदी भी रनिंग में है कैप्टनशिप के लिए, तो ये भी आज जहन में रखें कि हो सकता है कि उनको किसी वनडे या T20 में उनको कप्तान बनाया जाए। लेकिन बहरहाल जो टीम पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगी, होम सीरीज़ है तो ज़रा मुश्किल होता है होम सीरीज़ में इतना बड़ा रिस्क लेना। आपने शाहीन शाह आफरीदी की बात की अनीस साहब है, तो मुस्तकबिल में अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि बाबर के साथ रिजवान को ही आप नायब कप्तान बना दें? नहीं, वो तो हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुस्तकबिल को देखना तो है ना, कि जिसने लंबी क्रिकेट खेलनी है। अब रिजवान है, फास्ट बॉलर तो लंबा अरसा क्रिकेट नहीं खेल सकता है अनीस साहब, ये आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस की पीक पर है, एज ए बॉलर भी और एज ए कप्तान भी, उन्होंने साबित किया, 2 मुसलसल PSL जीते हैं, तो अगर उनके डिसीजन ख़ुद वो बैटिंग करने के लिए आए, बड़ा डेयर वाला मामला होता है कि आप ख़ुद ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाएं इतने क्रूशल मैच में। अगर वो रन ना करते तो सारा मलबा उन्हीं पर गिरता। बिल्कुल, सारा मलबा उन्हीं पर गिरता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, अब थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान के अंदर एकेडमीज़ जो खेलों की हैं वो हम देखते हैं कि कुछ अच्छे काम करते दिखाई देते हैं और कुछ शायद बराए नाम एकेडमी के तौर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। रान साहब काफ़ी नज़र रखते हैं इस पर, रान साहब से बात कर लेते हैं। रान साहब क्या कहेंगे? सर हमारी एक अकेडमी है स्टूडेंट टैलेंट क्लब के नाम से। बेसिकली बात अगर नाम को देखा जाए तो स्टूडेंट टैलेंट, स्टूडेंट का वो टैलेंट जो स्पोर्ट्स के अंदर है, दीगर शोबाजात के अंदर है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को हम फोकस करते हैं। उन तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं जो स्कूलों से, गवर्नमेंट, प्राइवेट से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास पाक कॉलोनी के अंदर शिरकत करते हैं इवेंट्स के अंदर। जब वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो कराची से बाहर जो भी इवेंट्स हो रहे हो तो उनकी पूरी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर मास्टर्स हूँ। तो इसके साथ साथ दीगर गेम्स की भी तैयारियां करवाई जाती हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा भी सिंध गेम, नेशनल गेम के अंदर हमारे बच्चे माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बहुत सारी जगहों पे कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह की अकेडमीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब काम करेगी तो यकीनन बहुत से ऐसा टैलेंट, बहुत से ऐसे नए प्लेयर्स निकल के मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। अनीस साहब, बड़ा चर्चा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर इंडिया के हवाले से कि मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर होने के, क्या कहेंगे कितना नुकसान होता दिखाई देता है अगर न्यूट्रल मुकाम पर ये मैचेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के? बहुत नुकसान है, क्रिकेट को भी नुकसान है, फाइनेंशियल भी नुकसान है, टीमों का भी नुकसान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नुकसान है। क्योंकि आप कोई भी टूर्नामेंट अगर किसी मुल्क को दिया गया है तो फिर किसी मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो कहे कि जी हम इस मुल्क में नहीं खेलेंगे, और अगर जवाब में वो मुल्क भी ये कहते हैं कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे आपके मुल्क में, तो फिर क्या होगा। जो सूरत हाल इस वक्त है, एशिया कप खेलने से इनकार कर रही है पाकिस्तान में आके इंडिया की टीम, तो फिर पाकिस्तान ने भी ये धमकी दी है अभी फ़िलहाल कि वो भी फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो लेकिन बड़ी अहम और नुक्ते वाली चीज़ है अनीसुर रहमान साहब कि हम इसमें देखते हैं कि अब तक ये जो बयानिया है बाहर नज़र आ रहा है, आईसीसी में कोई इस पर अब तक कोई बात नहीं हुई इस मीटिंग में। देखिए, अभी तो फैसला पहले एसीसी में हो जाए कि इसको करना किस, ये ऊँट किस करवर बैठेगा। तो जैसे ही इस बात का फैसला होगा कि क्या होना है तो फिर उसके बाद आईसीसी का डिसीजन आएगा। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है और दूसरे अल्फाज में मुकाबला बहुत सख्त है। तो देखें अब क्या करते हैं, क्या डिसीजन होता है। और अगर बाहर होता है तो यकीनी तौर पर अगर इंडिया का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तो एक मैच तो नहीं होगा, वो फिर सारी टीमों को फिर वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया है। लेकिन जब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो फिर जो बाकी टीमों से मैच हैं उनके वो भी उस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, तो फिर मसाइल खड़े होंगे। अच्छा, ब्रॉडकास्टर का कितना फ़र्क आ जाता है इसमें? देखिए ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर पाकिस्तान में होता है तो उसके रेवेन्यू में और बाहर खेले जाने वाले मैच के रेवेन्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ब्रॉडकास्टर जो है उसको 2 सेटअप लगाने पड़ेंगे। यानी सेटअप लगाने से मेरी मुराद है कि जहाँ मैच होता है वहाँ एक पूरा सेटअप लगाया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ब्रॉडकास्टर तो एक ख़ास लिमिट्स के हवाले से कि वो राइट्स लेता है और फिर उसके ऊपर अगर उसको डबल कॉस्ट पड़ जाए तो उसके लिए भी मुश्किल होती है। तो ये भी एक ऐसा मसला है कि जिसको यकीनी तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा। रायन साहब क्या कहेंगे इस पे, न्यूट्रल मुकाम पे मैचेस के? जी, जिस तरह से सर ने बात की, यकीनन अगर हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मुकाबले हो रहे हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात करते हैं तो अखराजात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो फिर ये इस तरह से तो क्रिकेट के लिए नुकसान है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह बाकी टीमें आके खेल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क को चाहिए कि वो भी लाजमी आए और ताकि फेस कर सके, पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक आके खेल सकते हैं, अमन का गहवारा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क, तो वो क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते। अनीस साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें, नजम सिटी बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रमीज़ राजा साहब का जो चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड, लेकिन इनके मुकाबले में कैसा देख रहे हैं नजम सिटी को आप? देखें, पहला स्टेप तो मैं कहूँगा रमीज़ राजा ने ही लिया था कि जब ये बात हुई थी तो उन्होंने खुल के कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो स्टांस तो यही है पाकिस्तान का, और एज ए पाकिस्तानी हमारा स्टांस यही होना चाहिए कि जब हमारे मुल्क में दुनिया की तमाम सफ़े अव्वल की टीमें आ रही हैं खेलने के लिए तो आपको भी आना चाहिए। जिन टीमों ने गलती की उन्होंने माजरत भी की और एक्स्ट्रा मैच भी खेले। इंग्लैंड की टीम ने, न्यूजीलैंड की टीम ने वापस गई थी,
शायद उसमें भी कॉन्स्पिरेसी यही थी, इंडिया की तरफ से थी, कि जो उन्होंने क्रिएट की थी और उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आकर मैच खेले बगैर चली गई थी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, जब चीज़ों को पता लगा, तो फिर वो आए अच्छा, भी। इसमें बड़ा अहम रोल पाकिस्तान सुपर लीग का लगता है आपको कि इसमें बड़ा अहम रोल नहीं, रहा कोई है? शक नहीं है इसमें। देखें ना, पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान से नहीं हुई, पाकिस्तान से बाहर हुई, न्यूट्रल मकाम पे हुई, और आहिस्ता आहिस्ता, वो जिसे कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता किसी परिंदे को दाना डाला जाता है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दाना डाल के टीमों को पाकिस्तान लाया गया। पहले एक फ़ाइनल कराया गया, फिर उसके बाद चंद मैच कराए गए, उसके बाद मुकम्मल PSL पाकिस्तान में हुई। तो बहरहाल ये इसका क्रेडिट तो नजम सेठी को ही जाता है, क्योंकि ये PSL भी उन्हीं की जो है पैदावार है, और उन्हीं का ये आइडिया था, जिसकी वजह से ये एक ब्रांड बना, और अब माशाल्लाह इतना अच्छा बन गया है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो मैं समझता हूँ कि तमाम जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उनसे खासी बेहतर है। पैसों के मामले में थोड़ा कम है, जाहिर है कि पाकिस्तान निस्बतन छोटा मुल्क है भारत के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, और प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। प्लेयर्स अच्छे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। अनीस साहब, क्या समझ रहे हैं कि कितने खिलाड़ियों को तब्दील होना चाहिए और किस तरह की टीम मुंतखब करनी चाहिए पाकिस्तान को होम सीरीज़ के लिए? क्योंकि होम सीरीज़ है, बड़ा एडवांटेज है। हमने देखा कि माजी में एडवांटेज जो हमें लेना था वो हम नहीं ले पाए, पिचेस के बड़े मसाइल चले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, होम सीरीज़ का एक एडवांटेज तो यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्क्वाड अनाउंस करें उसी में से खिलाएं, आप किसी भी प्लेयर को खिला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्क्वाड अनाउंस करें 18-20 प्लेयर्स का, और उसमें से इन सबको शामिल करें जो टीम लास्ट खेली है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो 5 प्लेयर्स जिनको रेस्ट दिया गया था ये भी उसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि यही स्क्वाड अनाउंस होगा, और फिर उसमें से फिर सेलेक्ट करके खिलाते रहें एक एक प्लेयर। तो इसमें यह है कि एक्सपीरियंस भी मौजूद होगा, और नौजवान खिलाड़ियों का भी दिल नहीं टूटेगा। पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे? पिचेस तो जाहिर है कि वो पर बात करते हैं, आपके ज़्यादातर बात होती है टेस्ट मैचों में पिचों के हवाले से, और T20 या वनडे क्रिकेट में तो फ्लैट विकेट्स बनती हैं और उन पर रन्स होते हैं, वही 180। T20 की अगर आप बात करें तो 180 से 200 रन्स होते हैं, और वनडे क्रिकेट की अगर आप बात करें तो अराउंड 300, 280, 300 रन्स होते हैं। तो अच्छा, नहीं साहब, बड़ी ज़बरदस्त अब एक चीज़ हो गई पाकिस्तान सुपर लीग। जिस तरह कहा कि आपने माजी में जो है गैर मुल्क में शुरू हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में खेली जाने लगी, फाइनल मैचेस हुए, उसके बाद अब देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसमें मैचेस हो रहे हैं। मुस्तकबिल में हैदराबाद का नाम भी लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हैदराबाद में मैचेस होते देख रहे हैं आप? देखें, बहुत सारे शहरों के नाम लिए जा रहे हैं। आपने पर्टिकुलरली हैदराबाद की बात की, मैंने ज़ाती तौर पर न्याज़ स्टेडियम देखा है, और जो इस कंडीशन में है कि उस पर अगर आज से फ्रॉम द डे वन, आज इसको अगर डे वन कहें, आज से काम शुरू करें तो शायद PSL तक वो तैयार हो जाए, लेकिन जितना डिले करेंगे उसके लिए मुमकिन नहीं होगा PSL जैसे इवेंट के लिए उसमें टूर्नामेंट कराना। देखिए, पिच और ग्राउंड तो जाहिर है कि मौजूद है, उसमें 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है, यानी जो स्टैंड्स हैं इसके, वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ PSL के मैचेस अभी हो सकें। आज से अगर शुरू करें तो मैं नहीं कह सकता। क्या वजह है हैदराबाद पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है? बड़े क्रिकेटर सब निकल कर हैदराबाद से आ रहे हैं, इंटीरियर से आ रहे हैं अनीस साहब। जी बिल्कुल, और हैदराबाद से प्लेयर्स आना शुरू हुए हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। हसनैन पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं, माजी में अजीम गुम्मन करते नजर आए हैं, गुम्मन अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं, और भी प्लेयर्स हैं, शर्जील खान है, और प्लेयर्स तो यकीनन मौजूद है, और क्रिकेट भी अच्छी होती है। मैं खुद वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ क्रिकेट खेली है, वहाँ क्रिकेट देखी है। हैदराबाद की टीमें भी कराची आती रही हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वहाँ गिने चुने 2 या 3 ग्राउंड्स मौजूद हैं। अली अहमद तालपुर साहब का एक ग्राउंड है जो हैदराबाद से थोड़ा सा बाहर है, टंडो फजल में गालिबन है वो ग्राउंड, और सुलेमान तारपुर साहब अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो लामुकाबला मुंतखब हुए हैं, वो यकीनन क्रिकेट का दर्द रखते हैं, वो इसको बेहतर करने की बिल्कुल पोजीशन में है, और मेरी उनसे दरख्वास्त भी है, और यकीनन उनके जहन में ये बात होगी, उनकी ख्वाहिश भी होगी कि न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद को बेहतर किया जाए और इस काबिल बनाया जाए कि वहाँ PSL के मैच हो, फिर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए तो हैदराबाद में भी मैच हो सकते हैं। और इसको वसी करने का प्रोग्राम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ही, और होना भी चाहिए। कि देखें, क्या कसूर है कोयटा का कि वहाँ मैचेस ना हो, क्या कसूर है पेशावर का कि वहाँ मैचेस ना हो, क्या कसूर है हैदराबाद का कि वहाँ मैचेस ना हो।
गवादर के हवाले से क्या कहेंगे? गवादर का को भी बहुत टाइम मैं समझता हूँ चाहिए। ग्राउंड ज़रूर खूबसूरत है, लेकिन उसको कंप्लीट स्टेडियम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नुमाइशी मैच तो हो सकते जी हैं। नुमाइशी मैच बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से कोयटा में एक नुमाइशी मैच हुआ था अभी PSL से पहले, कोयटा का और पेशावर का, इस तरह से गवादर में भी मैच हो सकता है। खूबसूरती के लिहाज से वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नंबर 1 है, लेकिन स्टेडियम बनाने के लिए थोड़े स्टैंड होने चाहिए। को 20-25 हज़ार नहीं तो कम से कम 10-15 हज़ार लोग ग्राउंड पे बैठ के नुमाइशी मैच मैच देख तो हो सकें। सकते हैं जी हाँ, उसमें। नुमाइशी मैच वहाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे रान साहब ग्राउंड्स के हवाले से? क्योंकि हम देखें तो इंटीरियर के अंदर जितने भी ग्राउंड है शायद वो इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक उस पर क्रिकेट खेली जाए। सर जिस तरह से बात कर रहे थे सर कि मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिए गए हैं, तो न्याज़ स्टेडियम की, अगर मैं ख़ुद भी न्याज़ स्टेडियम जा चुका हूँ, और अगर वहाँ पर भी मेहनत की जाए, अगर अभी से करेंगे तो यकीनन PSL स्टार्ट होने तक बहुत ज़्यादा मेहनत इनको दरकार है, तब जाके वहाँ पर मैचेस स्टार्ट हो सकते हैं। और यकीनन दूसरे जिस तरह से शुरुआत हुई PSL की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके मैचेस हो रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी होने चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड डेवलप हो सके और वहाँ पर हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके। रान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीसुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।